नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम शिल्पी है। प्राइम आईएएस ऑफिशियल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, यहाँ मैं आज गोल्ड माइन की कुछ बात करने वाली हूँ। यानी कि भारत हर साल सैकड़ों टन सोना खरीदता है, लेकिन खुद पैदा करता है सिर्फ 1 से 2 टन सोना। तो सवाल है कि क्या अब भारत सच में सोने में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी शुरुआत कर रहा है? आंध्र प्रदेश के जूनागिरी में शुरू हो रहा है देश का पहला आपका बड़े स्तर पर प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक खदान नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ सरकार के साथ अब प्राइवेट सेक्टर भी मैदान में उतर रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या ये भारत की गोल्ड इकोनॉमी को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट है या अभी एक सिर्फ शुरुआत है। सारी कहानी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आपके 71st बीपीएससी मेंस के कई सारे टॉपिक्स प्राइम आईएएस ऑफिशियल के जियो पॉलिटिक्स जो करंट अफेयर्स का शाम को डेली आपको टॉपिक मिलता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। उसमें काफी सारे टॉपिक्स जो आपके ऐसे में भी देखने को मिले और आज जो आपका मेंस का क्वेश्चन पेपर आया है उसमें भी कुछ टॉपिक्स आपको हमारे प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से देखने को मिल सकते हैं। आप जाके देखिएगा उनको। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीआरई की, ठीक है, टीआरई 4.0 की पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है और इसमें परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार नोट्स इत्यादि मिलेंगे। नियमित प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लासेस पूरी तरीके से मिलेंगी आपको। अगर आप टीआरई 1, 2 और 3 दे चुके हैं तो भी आप यहाँ पर आपको सही दिशा और रणनीति मिलेगी, जिससे चयन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी होंगी, उनको देख सकते हैं। प्राइम आईएएस ऑफिशियल आपको प्रूफ कर चुका है 71st बीपीएससी मेंस में भी कि हम आपको एग्जैक्टली वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके सिलेबस की डिमांड होती है। तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रही होंगी, आप उनको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि खबरों में क्यों बना हुआ है, तो इतना तो हमें समझ आ गया कि खबरों में बने होने का कारण क्या है। ठीक है, खबरों में बने होने का यहाँ पर कारण क्या है बेसिकली। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जोनागिरी में अपनी पहली बड़े पैमाने की निजी सोने की खदान जो है परियोजना शुरू करने जा रहा है भारत। अब लोकेशन देखिए, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका हम्पी। ठीक है, आप ये बीच में देखेंगे आपका जूनागिरी है, लेकिन आप हम्पी का ये इस साइड बॉर्डर की ओर थोड़ा सा देखेंगे तो आप इसका देख पाएंगे ये एरिया के आसपास का जो बॉर्डर है जूनागिरी आपका यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर शुरू कर रहा है ये आपका? जूनागिरी में शुरू कर रहा है। ठीक है, वहां पर जोनागिरी, माफी चाहती हूँ, जोनागिरी में शुरू कर रहा है। भारत जोनागिरी में अपनी पहली बड़े पैमाने पर एक प्राइवेट सोने की खनन परियोजना शुरू कर रहा है, जो कि सरकारी नियंत्रण से निजी भागीदारी की ओर जो है पॉलिसी ट्रांजिशन का दर्शाता है। क्योंकि 2001 के बाद से इस प्रकार से खनन इत्यादि पूरी तरीके से भारत में जो है बहुत ही 99% कम हो गया था। इसीलिए 99% के लिए जो डिपेंडेंसी है हमारी दूसरे देशों पर रहती थी। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, इसमें आगे बढ़े इससे पहले एक चीज समझ लीजिए। हमने यहाँ पर जूनागिरी को जोनागिरी वो जूनागढ़ से याद रहता है, जोनागिरी को ही क्यों चुना? तो क्या क्यों खास है कि इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जोनागिरी जो है वो धारवाड़ क्रेटॉन में स्थित है। आपकी मीनाक्षी मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती है, उसमें डिटेल में बताया होगा। बहुत ही पुरानी चट्टानी संरचना है ये। यही वो क्षेत्र है जहाँ पहले से कोलार गोल्ड फील्ड और हुट्टी माइंस मौजूद है। घबराना नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ पर ब्रीफिंग दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके कोलार गोल्ड जो फील्ड्स है और हुट्टी माइंस जो है मौजूद है। इसलिए ये इलाका सोने और जो अन्य जो धातु है उनसे बहुत ज्यादा भरपूर है, बहुत ज्यादा रिच माना जाता है। यहाँ सोना जो है कैसे मिलता है, अगर हम देखें इस एरिया में बात करें तो सोना मुख्य रूप से यहाँ पर मिलता है जैसे कि क्वार्टर्स की नसों से, उनके वीन्स से। ठीक है, सल्फाइड अयस्क में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हाई रॉक जो माइनिंग है, यानी नदी या रेत से नहीं बल्कि चट्टानों को तोड़कर सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, और पहले क्या यहाँ पर ऐसी कोई परियोजनाएं थी या ऐसा कुछ माइनिंग होती थी? तो एग्जैक्टली होती थी। की पॉइंट्स क्या है कि परियोजना का स्थान हमने समझ लिया। ठीक है, डेवलपर कौन है, कौन निकाल रहा है, कौन कंपनी, कौन प्राइवेट कंपनी, किसके बारे में बात की जा रही है? देखिए, इस परियोजना का जो नेतृत्व है ना, वो जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ध्यान रखना है, जिसे त्रिवेणी जो है अर्थ मूवर्स और दकान जो गोल्ड माइंस है, डिकैन गोल्ड माइंस लिमिटेड का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। इसका स्केल क्या है, इसका आकार क्या है, कितनी बड़ी है ये? तो ये खदान लगभग 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, 598 हेक्टेयर में ये फैली हुई है और इसमें 400 करोड़ रुपीस का अधिक का निवेश इसमें किया गया है ताकि इसको कंटिन्यू किया जा सके, इसमें और चीजें
सोने के बारे में और चीज़ें में वहाँ प्राप्त हो सकें। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है इस एरिया में जो हम जब यहाँ पर खनन कर रहे हैं, तो भई पता होगा कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा तभी तो हमने यहाँ पर करने के प्रयास सोचा है। तो प्रमाणित सोने के भंडार के बेसिस पर अगर हम जो सोना हमें मिला उसके बेसिस पर देखें, तो ये जो परियोजना ये लाई गई है 15 वर्षों तक हर साल लगभग भारत में से ही अब 750 से 1000 किलोग्राम सोना का प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है। यानी कि बेसिकली जो अभी हम 1 से 3 टन सोना मात्र निकालते हैं पूरे वर्ष में और 99% सोने के लिए हम बाहर निर्भर रहते हैं, उसकी जगह पे हर साल 750 से 1000 किलोग्राम सोना का प्रोडक्शन क्षमता जो है हम ये करेंगे अगले 15 वर्षों तक निरंतर इसको, ठीक है? अब इसमें कैसे निकलेगा? भई ऐसा तो है नहीं कि गए और तोड़ा-ताड़ी की और सोना निकल आए। अगर इतना आसान होता तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो इस परियोजना में आधुनिक खनन तकनीकों का उपयोग जो है किया जा रहा है, जैसे कि ओपन पिट माइनिंग, ठीक है? ओपन पिट माइनिंग और यहाँ पर जो टर्म आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो सोना निकलेगा कैसे ये हमेशा से एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। तो ओपन पिट माइनिंग के द्वारा, क्रशिंग के द्वारा, कार्बन इन लीच के द्वारा, स्मेल्टिंग के द्वारा यानी कि इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चट्टानों से सोना निकालना प्योरिटी रूप में जो है परिवर्तित किया जाता है। बेसिकली सिंपल समझिए, घबराना नहीं है। सोना निकालने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए। जैसे कि आपका हमने बताया कि ओपन पिट माइनिंग क्या होता है, बेसिकली ज़मीन खोदकर पत्थर निकाले जाते हैं। क्रशिंग मतलब किसी चीज़ को तोड़ना है ना, बड़े-बड़े पत्थरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ा जाता है। सीआईएल प्रक्रिया यानी कि सीआईएल प्रक्रिया क्या है, केमिकल की मदद से जो है सोना अलग किया जाता है और मेल्टिंग की बात यहाँ पर अगर की जाए, तो सोने को पिघालकर जो है शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इन टेक्नोलॉजी के साथ जो है ऐसे चीज़ों को निकाला जाता है, ठीक है? ये तो हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि कैपेसिटी कितनी है और कैसे जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाला जाता है। भारत में अगर हम हिस्टोरिकल पार्ट में देखें, ठीक है? भारत को हमेशा क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण थे, ठीक है? सोने की चिड़िया भी मैं आ रही थी इससे पहले जो है न्यूज़पेपर वगैरह सोशल मीडिया पे देख रही थी तो किसी ने कमेंट किया ऐसे ही रैंडम कि सोने की चिड़िया कहा गया इसीलिए लूट लिया गया, सोने का शेर कहा जाता तो शायद इतना भारत को लूटा नहीं जाता। ख़ैर अलग बात है। यहाँ पर भारत में सोने का खनन का सफ़र अगर आप हिस्टोरिकल देखें, तो पहले क्या पास्ट सिनेरियो क्या था? तो भारत में सोने का अगर इतिहास देखेंगे ना तो बहुत पुराना रहा है, ठीक है? बहुत पुराना रहा है। कर्नाटक के कोलार और हुट्टी क्षेत्र में सदियों से खनन होता रहा है, यही मैंने आपको अभी बताया था। सोना केवल यहाँ पर आभूषण या पहनने के लिए नहीं होता था, बल्कि मंदिर, व्यापार और इन सब चीज़ों का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? भारत में हमें पता है इस तरीके से जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, करेक्ट? इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि ना मेरा कैमरा कभी-कभी से थोड़ा गड़बड़ करता है। ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पर कि भारत में जो इतिहास रहा है बहुत पुराना रहा है कि सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि मंदिरों, व्यापार और मुद्रा का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो लोग हैं सोना जो है ना कई कारणों से खरीदते हैं, आज भी। इसको प्रेज़ेंट के साथ अगर मैं कनेक्ट करके बताऊँ तो आज भी लोग बहुत सारे लोग जो सोना खरीदते हैं, सबसे पहले हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। यानी कि शादी-ब्याह की बात करें, व्यापार की बात करें, त्योहार की बात जैसे दिवाली हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, इन सब पे सोना खरीदना शुभ माना जाता है, राइट? तो इसके अलावा क्या हुआ कि सोना को एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। भाई जब चीज़ों की किल्लत होने लगी तो पता चला ये इन्वेस्टमेंट के रूप में भी है, क्योंकि लंबे समय में इसकी कीमत क्या रहती है? स्थिर रहती है ना? तो जोखिम कम होता है। महँगाई के समय में भी सोना जो है लोगों के लिए बहुत भरोसेमंद साधन के रूप में भी दिखाई देता है, क्योंकि जब पैसे की कीमत घटती है, तब सोने की कीमत आप देखेंगे अक्सर बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ सीमित होती हैं, लोग अपनी बचत को सोने के रूप में कन्वर्ट करके उसे रख देते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आसानी से उसे बेचा जा सके। इसीलिए कहते हैं ना हम लोग घर-घर में कि अरे मम्मी के पास कितना सोना है, कभी कोई परेशानी आती है एक मिडल फैमिली में तो उसको क्या है लोन के लिए रूप में ले सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। इस तरह भारत में सोना केवल एक धातु कभी नहीं रहा बल्कि संस्कृति, सुरक्षा और बचत का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, तो वो हमने इसको समझा। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में कि खनन का जो पूरा नियंत्रण है वो सरकार के पास रहा। जब आज़ाद हुए तो सरकार के पास पूरा रहा। सबसे प्रमुख खदान थी कोलार गोल्ड फील्ड्स। अब यहाँ क्या हुआ 2000 में ये बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इसके पीछे कई कारण हैं जैसे कि इसमें ना लागत बहुत ज़्यादा हो गई थी। सोना निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। अयस्क की गुणवत्ता घट गई और तकनीक जो है पुरानी पड़ने लगी, सोना निकलता ही नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ कि भारत में सोने का जो प्रोडक्शन है लगभग ठप होने लगा। आप समझ रहे हैं किसी देश का 99% सोना अगर कहीं से आयात हो रहा है दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है? शून्य के बराबर, ठीक है? अब बदलाव क्यों ज़रूरी था? हमें क्यों ज़रूरत लगी कि हमें चेंज करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर चेंज करने की बात है तो खनन क्षेत्र में कई समस्याएँ थी। जैसे लाइसेंस लेना मुश्किल हो गया था। एक समय के बाद सरकार का एकाधिकार था, हमने देखा 2000 तक सरकार का पूरा उसके बाद भी जो भी खनन होता था सरकार का पूरा एकाधिकार था। यानी कि खोज में निवेश की कमी हो गई थी। हम
इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे थे कि कहीं और से हम इन्वेस्ट करें, हम देखें कि कहाँ पर चीज़ें जो है मिल सकती हैं आसानी से, हम वो करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने इन सब समस्याओं को देख के एक रिफॉर्म किया, चीज़ों में बदलाव किया। क्या? इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किए। बेसिकली ये क्या है, कौन सोना निकाल सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में बताता है। बेसिकली इसके लिए क्या है, सरकार ने रूल बुक बना दी कि अब इन्हें कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, जो खजाना छिपा है, ठीक है? तो उसे कहते हैं एमएमडीआर एक्ट। अब ये एक्ट क्या करता है, कौन खनन कर सकता है, तय करता है ये, ठीक है? किससे लाइसेंस मिलेगा, ये तय करता है। खनन कैसा होगा, ये भी तय करता है। इसमें रिफॉर्म क्यों किए गए हैं? क्योंकि खनिज ब्लॉकों में नीलामी शुरू हुई है। यानी कि आप देखेंगे सिर्फ सरकार का ज़्यादा कंट्रोल था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज़ को भी मौका मिलता है और अब बदलाव के बाद आप देखेंगे निजी कंपनियों को भी इसमें मौका दिया जा रहा है, ताकि ये पूरा भार सिर्फ सरकार के ऊपर ना रहे और जो हमारी एक जो डिपेंडेंसी है, हम सिर्फ कंज्यूमर क्यों बने, हम प्रोडक्शन भी करें, ठीक है? कंजप्शन के साथ हम प्रोड्यूस भी करें, ताकि हम भी निर्यात कर लोगों को जो है बेच सकें सोना। क्योंकि हमारा आयात करने की वजह से हमारे बजट पर, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है भारत की, उस पर भी तो उसका कुप्रभाव भी पड़ रहा है। भाई सीधी-सी बात है, आप कमा उससे ₹1 रहे हैं और आप खरीद रहे हैं सामान ₹100 का, तो आप खरीद ज़्यादा कर रहे हैं ना, बेच कम रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो जोनागिरी प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना तो आपने इतने लेक्चर में समझा, ठीक है? अब ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि सरकार से निजी क्षेत्र की ओर बदलाव अब ज़मीन पर भी उतर चुका है, सिर्फ बातों में या पेपर्स पे नहीं रह गया है। यानी कि ये सिर्फ एक खदान नहीं है, बल्कि भारत के खनन सेक्टर में एक नया एरा शुरू हो रहा है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है, भारत की सोने के आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। अभी एट प्रेजेंट स्थिति क्या है कि भारत हर साल 800 टन प्लस सोना खरीदता है, आयात मतलब खरीदता है। इसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पर भी दबाव पड़ता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि बाकी के देश कितना क्या खरीदते हैं, कैसे क्या, उसको थोड़ा-सा एक बार देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैंने लिखा होगा, ज़रूर लिखा होगा, हाँ, वैश्विक तुलना में अगर भारत की स्थिति देखें, तो चीन लगभग 350 टन दुनिया में सबसे आगे सोना यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया करीब 300 टन, ठीक है? अब इसके बाद रूस जो है लगभग 300 टन, भारत लगभग 2 टन के आसपास सोना प्रोड्यूस करता है। मतलब यहाँ ये है कि बड़े देश सैकड़ों टन सोना खुद के ही देश में निकाल रहे हैं, जबकि भारत की जो प्रोडक्शन क्षमता है वो अभी भी बहुत कम है, तुलनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे, ठीक है? अब इसके बाद वापस अगर हम वहाँ चलें अपने उस पे, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि घरेलू उत्पादन की स्थिति भारत की जो है बहुत कम है। हुट्टी गोल्डन जो माइंस है, यानी कि जो कि कर्नाटक में है, इसका इकलौता प्रमुख जो है प्रोड्यूस करने वाला एक क्षेत्र है सोने को, और सालाना उत्पादन सिर्फ 1.5 टन। और सोचिए कंजप्शन कितना ज़्यादा है हमारा। गिरावट का कारण क्या है कि कोलार गोल्ड फील्ड्स यहाँ पर 2001 में बंद हो गई थी। क्यों? अधिक लागत के कारण, वही सब। कम गुणवत्ता का अयस्क था, सोना उतना निकल नहीं रहा था, पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उत्पादन में भारी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या परिणाम क्या है कि आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ गई। बट ऑब्वियस सी बात है, क्या कॉजेज़ होंगे? आपके पास ₹100 है, ₹99 का सामान आप सिर्फ खरीद रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए ₹1 का बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, बेच कम रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो जब खरीद ज़्यादा रहे हैं तो पॉकेट से पैसे भी ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है? तो आयात बहुत ज़्यादा निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी निर्भरता बढ़ी है और बदलते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में भारत ने सीखा कि अब ये इस निर्भरता को आत्मनिर्भर होने में कन्वर्ट करना है। आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा करते हैं, तो क्यों ना इसमें भी हम ध्यान दें, है कि नहीं? देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि भारत की जो गोल्ड इकोनॉमी है वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड दिखाई देती है। समझिए कैसे? आप अब वार्षिक वार्षिक मांग, हमारी डिमांड क्या है सालाना? 700 से 800 टन हम बाहर से खरीदते हैं। घर का प्रोडक्शन कितना? 1 से 3 टन, यानी कि हम आयात कितना कर रहे हैं? 99% आयात कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाए 99% हम आयात कर रहे हैं। और इसके बाद चट्टान के डोरे गोल्ड तक बात की प्रक्रिया अगर हम देखें, यानी कि कैसे माइनिंग होती है, क्रशिंग होती है, इसको हमने जैसे देखा कि ओपन पिट माइनिंग से चट्टानों को निकाला जाता है, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में पत्थर तोड़े जाते हैं, क्रशिंग और ग्रिडिंग में छोटे-छोटे कणों में बदला जाता है, जिसको अभी हमने पहले देखा। फिर ग्रेविटी मेथड से उसको अलग किया जाता है, छोटे और बड़े पत्थरों को, ठीक है? जो काइनाइट है प्रोसेस से इसे निकाला जाता है और गोल्ड जो है एक्टिवेटेड कार्बन पर चिपक जाता है जब उसके बीच में डाला जाता है, ठीक है? फिर उसे अलग करके जो है प्योर किया जाता है। फाइनल क्या है? मेल्टिंग, वही हमने जो समझा है ऑलरेडी, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है? बेसिकली ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पूरे टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इकोनॉमी से जोड़ के आपको समझना है। जैसे कि सोना कच्चे तेल के बाद सबसे बड़ा आयात है। अगर हम कच्चे तेल के क्रूड ऑयल के बाद देखें तो सोना सबसे ज्यादा हम बाहर से खरीदते हैं, ठीक है? करंट अकाउंट डिफिशिएट सीएडी की बात करें तो ज्यादा आयात करते हैं, जिसके कारण
कारण आर्थिक अस्थिरता, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी इम्बैलेंस हमारे यहाँ हमेशा रहेगा। जब ज़्यादा आप खर्च करेंगे, कमाएँगे कम, ऑब्वियस सी बात है आप कब तक कमाएँगे, कब तक खरीदेंगे फिर? रुपए पर बहुत प्रेशर पड़ता है क्योंकि डॉलर की माँग जैसे ही बढ़ती है, रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है। इसकी रुपए कमज़ोर हो जाता है, जब रुपए में हम चीज़ें खरीदते हैं। आपने देखा अभी क्या हुआ, जब हमने ऑयल खरीदा था बेसिकली जब हमने ईरान से भी ऑयल परचेज़ किया, तो हमने युआन में किया, चीन के करेंसी में किया क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी वहाँ पर एकदम सीज़ कर दी गई जब उसने सैंक्शंस लगा दिए थे। तो बदलते हुए ये परिदृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ईरान अमेरिका के वॉर से ना, एक चीज़ याद रखिएगा उसके वॉर के बाद से चीज़ों की इक्वेशंस बहुत चेंज हो गए हैं ईच एंड एवरी एरिया इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो हमें हर चीज़ को एक बार बदलते हुए परिदृश्य में भी समझना होगा कि अब क्या स्थिति होगी, तब ये था, अब कैसे चीज़ें होंगी, वो चीज़ है। आइडल कैपिटल समस्या, ठीक है? यानी कि अब लोग क्या करते हैं, घरों में सोना रख लेते हैं, प्रोडक्शन निवेश नहीं करते, यानी कि अगर वो पैसा होगा तो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो चीज़ें होंगी। तो सरकार ने इस प्रकार से गोल्ड लोन और ये सब चीज़ें चलाई कि गोल्ड रखिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीज़ें भी की है। तो समाधान के प्रयास किए वही कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाली है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हैं सरकार ने ताकि वो सोना रखें और उससे जो इनको थोड़ा-सा ब्याज-व्याज भी मिले और थोड़ा-सा ये है सोना सरकार के पास भी जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद के अगर हम रखते हैं तो सोने का जो पैसा है वो बाहर देशों में ज़्यादा जा रहा है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है। ठीक है? जोनागिरी प्रोजेक्ट का हमारे इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट अगर हम इम्पैक्ट देखें तो प्रोडक्शन लगभग हमारा 1 टन हर वर्ष हो जाएगा, ठीक है? 1 टन हर वर्ष जो है और आयात में थोड़ी कमी आएगी। जो प्रोडक्शन अभी हमारा डायरेक्टली देखेंगे, जो 1 से 3 टन है वो बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? और जो आयात होगा उस पर भी हमारी निर्भरता कम होगी। यानी कि तुरंत बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आज ये इम्प्लीमेंट किया नेक्स्ट ईयर से दिखने लगे, नहीं। इट टेक्स सम टाइम, मे बी 14 टू 15 ईयर्स बट इसके बाद आपको प्रभाव दिखेगा। ठीक है? इनडायरेक्ट अगर इम्पैक्ट देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ना हमारा प्राइवेट सेक्टर में वो निवेश बढ़ेगा, ठीक है? विदेशी और घरेलू कंपनियां यहाँ पर आकर्षित होंगी। जब इस प्रकार से करेंगे तो बाहर की कंपनीज भी इंटरेस्ट होगा, उनका भी यहाँ आएंगी, जॉब्स प्रोवाइड करेंगी यहाँ के लोगों को, ठीक है? जो रीजनल डेवलपमेंट है यानी कि सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसके साथ-साथ में डेवलपमेंट होगा। जब अलग-अलग कंपनीज जो है अपनी फैक्ट्रीज यहाँ डालेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वो काम करेंगी। यानी कि जो लोकल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आपको मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अब रोजगार भी देंगे, प्रत्यक्ष क्या होगा जब खनन क्षेत्र होंगे तो भाई खनन क्षेत्र ऐसा तो नहीं सिर्फ मशीन चलाने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। तो यहाँ पर खनन क्षेत्र में जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? इनडायरेक्ट क्या होगा, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, सर्विस सेक्टर यहाँ पर आपको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? अब इसके बाद उद्योग पर क्या इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ज्वेलरी सेक्टर को यहाँ फायदा होगा। बट ऑब्वियसली बात है अभी जितना लिमिटेड है तो चीजों की डिमांड ज्यादा है तो भाई सप्लाई कम है और भाई उस प्रकार से एक्सपेंसिव भी बहुत है। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलेगा जिसके द्वारा हम देखेंगे शायद आने वाले समय पर चीजें आपको बेहतर होती हुई उसमें दिखाई देंगी, ठीक है? अब इसके कुछ कॉजेज भी हैं। अब कॉजेज क्या है उसको अगर आप समझेंगे यानी कि जोनागिरी प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां भी हैं, संभावित जोखिम भी है। चुनौतियों में बहुत सारी चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको सोचने पे विचार करेंगे कि अगर ये माइनिंग हो गई और चीजें नहीं चली तब कैसे क्या होगा, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है? जैसे कि आप देखिए सीमित भंडार की चुनौती यानी कि भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है इतनी समृद्ध नहीं है और बहुत बड़े स्तर पर सोना निकाला जा सके। ऐसा नहीं कि पूरा हम सोने की खदान ही कहीं भी खोद सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं और ये लॉन्ग टर्म में स्केल बढ़ाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। हम इम्पोर्ट पूरी तरीके से तो बंद या 50% तो अभी नहीं ला पाएँगे, ठीक है? पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, जब खनन ज़मीन की से होगा तो उसकी गुणवत्ता भी खराब होगी। इसकी गुणवत्ता ज़मीन की कैसे खराब होगी? मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो यहाँ पर पानी के जो स्रोत होंगे वो प्रदूषित होने लगेंगे, ठीक है? मिट्टी आना उसमें पानी में शुरू हो जाएगी, जंगलों की कटाई से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कानून हमेशा बनाती रहती है, लॉज़ बनाती रहती है, तो क्या वो परमिशन इस चीज़ के लिए देंगे? दूसरी चीज़ जो हमारा सोशल इफ़ेक्ट है जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर खनन करना चाहते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपके अगर वो रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद हो सकते हैं। स्थानीय जो आदिवासी लोग हैं उनका भी विस्थापन हो सकता है। तो हमेशा विकास ना कभी-कभी विनाश का कारण भी बनता है और आप याद रखिए विकास बहुत कुछ त्याग मानता है। बस फ़र्क इतना है कि हमें वो डेवलपमेंट दिखता है लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जिन्होंने त्याग किया है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका ना केवल सीमित भंडार की चुनौती होगी बल्कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सामाजिक इफ़ेक्ट भी पड़ेगा और नियमों की जटिलता यानी कि अलग-अलग विभागों से बहुत सारी
सारी मंजूरी लेनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कहीं भी जाके और ड्रिलिंग कर देंगे? नहीं, वहाँ पर कुछ आदिवासी होंगे, कुछ पर्यावरण को लेकर रूल्स होंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगे, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन हमेशा आसान नहीं होता है। कीमतों का जोखिम मान लीजिए सोने के लिए हम इतना ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, अचानक से मान लीजिए सोना डाउन चला जाएगा, यानी कि ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करता है कि इसके उतार-चढ़ाव में मुनाफ़ा कितना प्रभावित हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी समस्याएँ हो सकती हैं। मान लीजिए गोल्ड का प्राइस एकदम डिक्रीज़ हो जाएगा और आप इतनी मेहनत करके चीज़ें कर रहे हो, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता चल रही है इस समय के बाद, है ना? तो अब फाइनल टेकअवे क्या होगा कि जोनागिरी जो प्रोजेक्ट है उसको 3 तरह से हमें समझना होगा, यानी कि नीति जो पॉलिसी के बेसिस पर ये बहुत बड़ा चेंजेज़ है क्योंकि पहली बार बड़े पैमाने पर हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर सोने की फील्ड में एंट्री कराई है, ठीक है? प्रतीकात्मक शुरुआत यानी कि भारत में सोने के खनन को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है। 2001 के बाद से अब सोचा गया चलो भाई इसको अब हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और भविष्य की नींव देखें तो लॉन्ग टर्म में रिसोर्स सिक्योरिटी मजबूत करने की दिशा में बेहद जो है बड़ा मज़ेदार यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है समझ आई होंगी। इसी प्रकार से प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर निरंतर आपको सारे अपडेट्स इस प्रकार से मिलते रहते हैं और आई होप आपको समझ आ रहा है, समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी, लगातार आप दे रहे हैं। आशा करते हैं ये भी आपको समझ आए। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट में धैर्य से पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, हम आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। इसकी शॉर्ट सीरीज़ भी आ रही है, मीनाक्षी मैम के द्वारा नए-नए क्लासेस बहुत टीआरई को लेकर भी आ रहे हैं, उनको भी निरंतर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको सब चीज़ समझ आ रही होगी, वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करें और प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस न्यू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा ओल्ड चैनल था प्राइम आईएएस, उससे हमने इस पर शिफ्ट किया और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी उनको लेकर हम यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, अगर आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और निरंतर प्राइम आईएएस ऑफिशियल के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं एक बार और। धन्यवाद।